Okay, welcome back, my dear students. Now you are watching lecture number 30 of physics subject of 10 plus 1 class, and we are unit number 2. And topic of this lecture is जीरो वेक्टर और नल वेक्टर. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है. नाम तो जीरो है इसका, लेकिन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर. तो आज हम इसकी सिग्निफिकेंस भी पढ़ेंगे और फिजिकल मीनिंग भी पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की कि जीरो वेक्टर क्या होता है. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जीरो वेक्टर. इट इज अ वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड. मीन्स इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है. एंड arbitrary डायरेक्शन मीन्स नॉट एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन. इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है और अनडिटरमाइंड डायरेक्शन रहती है. वी कांट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर और सिंपली वी से दैट इट्स डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी. ओके, सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि अगर कोई कहता है कि जीरो वेक्टर की डायरेक्शन एक्स एक्सिस है तो हो सकता है हो सकता है ना हो. दूसरा कहता है नहीं, इट इज अलोंग वाई एक्सिस, तो वो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. दैट मीन्स वी कैन नॉट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ जीरो वेक्टर. दैट्स वाई वी कॉल इट एज इट हैज अ आर्बिट्रेरी डायरेक्शन. मनमानी भी बोल सकते हैं आप इसे, अपनी मर्जी की डायरेक्शन जो आप लेना चाहें वो ले सकते हैं. और मैग्नीट्यूड इसका जीरो होता है. इसे जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन इसके ऊपर एक वेक्टर का सिंबल लगा दिया जाएगा. दैट्स कि इसे हम क्या कह देंगे? जीरो वेक्टर कह देंगे. सो क्या सीखा आपने? जीरो वेक्टर हैज जीरो मैग्नीट्यूड एंड इट हैज आर्बिट्रेरी डायरेक्शन. ठीक है, तो ये तो बात हो गई जीरो वेक्टर की. ओके, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर. जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सो पहली प्रॉपर्टी जो हम इसकी डिस्कस करेंगे वो ये होती है कि अगर किसी भी वेक्टर में जीरो वेक्टर को ऐड किया जाए तो वो वेक्टर चेंज नहीं होता है. सिमिलरली अगर किसी भी वेक्टर से जीरो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो भी वो वेक्टर चेंज नहीं होता है. इट मीन्स, क्या मीनिंग हुआ इसका? मीन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरो वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर डज नॉट अफेक्ट द गिवन वेक्टर. किसी भी गिवन वेक्टर में जीरो वेक्टर को ऐड करना या जीरो वेक्टर को माइनस करना उस वेक्टर को चेंज नहीं करता है, उसको अफेक्ट नहीं करता है. प्रॉपर्टी नंबर 2, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय अ जीरो वेक्टर गिव्स जीरो वेक्टर. किसी भी नंबर को जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए that will change into a zero vector. n into zero vector is equal to zero vector. Means when non-zero real number, ये जो n है यहाँ पर ये non-zero है but real number है, is multiplied by a zero vector, then we get again the zero vector. हमें फिर से zero vector ही मिलता है. Let us talk about the next property. If we have a equation like this, n1 vector a into n2 vector b, such that n1 not equal to n2 and n1 and n2 are not equal to 0, means these are non-zero unequal numbers, then a vector and b vector both should be 0. Both should be 0 vectors. Only then this equation can be true.
ये इक्वेशन तभी ट्रू हो सकती है अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों जीरो वेक्टर हों, तभी इक्वेशन ट्रू हो सकती है। अगर n1 और n2 नॉन जीरो हैं और अनइक्वल हैं तो। नेक्स्ट कम्स द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, मीन्स हम इसे कहाँ कहाँ और किस किस फिजिकल क्वांटिटीज को या क्या रिप्रेजेंट करने में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ origin is zero vector. Let us say this is your coordinate axis, x axis, y axis and z axis, and this is your origin. अगर आप origin का पोजीशन वेक्टर बनाना चाहें तो वो क्या होगा। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है जैसे मान लीजिए ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहाँ पर कोई पॉइंट P है, तो इस P का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से पॉइंट P के लिए आप एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं जिसे आप लोग पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर कह देते हैं। मीन्स पोजीशन वेक्टर होता है वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द पोजीशन। लेकिन अब हमें ओरिजिन का ही पोजीशन वेक्टर चाहिए और ड्रॉ भी उसे ओरिजिन से ही करेंगे, तो दैट विल बी अ वेक्टर ऑफ लेंथ जीरो। वो एक ऐसा वेक्टर होगा जिसकी कोई लेंथ नहीं होगी, मीन्स उसकी लेंथ जीरो होगी। और लेंथ जीरो मीन्स वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो हो गया। इसका मतलब कि वो जीरो वेक्टर होगा, मीन्स ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर जीरो वेक्टर होता है। नंबर 2 ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, लेट अस सपोज दैट ये हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, और ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और लेट अस से इट इज एट पॉइंट P और ये ट्रैवल ऐसे घूम घाम के जाता है और वापस यहीं पहुँच गया। इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों क्या हो गया बच्चों, सेम हो गया। जहाँ से ये चला था वहीं पर वापस पहुंच गया आफ्टर सम टाइम। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ सच पॉइंट और सच ऑब्जेक्ट हुज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन does not changes is zero vector। मीन्स इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो आपका जीरो वेक्टर होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है आपको मालूम होगा। लेट अस से दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन। इनिशियल टू फाइनल जो वेक्टर ड्रॉ किया जाता है इसे आप यहाँ पे वेक्टर PQ कह सकते हैं। तो इसे हम लोग ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। बट डियर स्टूडेंट्स, यार ऑब्जेक्ट P पॉइंट से ट्रैवलिंग स्टार्ट करता है और वापस P पर ही पहुंच जाता है, तो उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो गए, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या हो गया, जीरो वेक्टर हो गया। ठीक है, इसी तरह से लेट अस से वी हैव एन ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है और यू कैन से दैट इज स्टेशनरी। वी हैव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी वेक्टर भी जीरो वेक्टर होगा। आ रही बात समझ में? मीन्स अगर हम कहते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर इज जीरो वेक्टर, दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, राइट। सिमिलरली, if an object is moving with uniform velocity,
अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो 0 वेक्टर होगा। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी वेक्टर 0 होता है और यूनिफॉर्म मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में तो उसका जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो आपका 0 वेक्टर होगा। लास्ट पॉइंट आता है यहाँ पर बच्चों, नीड ऑफ 0 वेक्टर। हमें 0 वेक्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी? सो लेट मी राइट हियर सम operations. Let us say I am multiplying a vector with a 0 number. This will return a 0. I am subtracting a vector a from vector a. This will also give you 0. Let us say m plus n into vector a is equal to 0 if m is equal to minus of n. ये कुछ कैलकुलेशंस हैं। जब हम लोग वेक्टर अलजेब्रा स्टडी करते हैं तो हमें इस तरह के कुछ कैलकुलेशंस मिलेंगी जहाँ पर हम किसी वेक्टर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे या वेक्टर में से वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे या इस तरह से 0 मल्टीप्लाइड बाई दीज आर वन एंड सेम थिंग। मीन्स यहाँ डायरेक्ट 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर m प्लस n इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इन कंडीशंस में जब हम वेक्टर्स पर ऑपरेशन लगा रहे हैं तो रिजल्ट भी हमारा वेक्टर ही रहना चाहिए। तो उस केस में हम लोगों को इंस्टीड ऑफ राइटिंग जस्ट जीरो जो है एक रियल नंबर रिप्रेजेंट करेगा। इट विल रिप्रेजेंट अ नंबर, राइट, बट हियर वी आर इन vector operation, so answer should be a vector, so we have to write this 0 as a 0 vector. So that's why we need a 0 vector. Okay, now here is a one more important topic, the last topic of this video, that is condition for 0 resultant. 0 resultant हमें कब मिलता है? when number of vectors are being added. Let us start with just simple 3 vectors. That I have a vector A, vector B and vector C, and I want their resultant to be 0. मैं इनका resultant 0 चाहता हूँ, means 0 vector आएगा. That means I want A vector plus B vector plus C vector equal to 0. राइट मुझे ये चाहिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मेरा 0 वेक्टर आना चाहिए। तो इसके लिए मेरे पास क्या कंडीशन होगी? सो डियर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी मुझे 0 चाहिए। 0 कैसे मिलेगा? देखिए हम क्या करते हैं, कंडीशन निकालते हैं। यहाँ पर ये तीनों हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, एक ही प्लेन में लाई करने वाले वेक्टर्स हैं। सो यू कैन राइट फ्रॉम हियर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर सी। ठीक है, अब ये मेरे पास 3 वेक्टर हो गए, एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो माइनस वेक्टर सी के बराबर हो गया। दैट मीन्स कि अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को एक ट्रायंगल में बनाना चाहूँ, लेट अस से दैट ये मेरा वेक्टर ए है, ये सेम ऑर्डर में हमारा दूसरा वेक्टर बी हो गया, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ जो रिजल्टेंट है वो ये होना चाहिए वेक्टर आर। और यू कैन से लेट दिस पॉइंट इज एम, दिस पॉइंट इज एन, दिस पॉइंट इज ओ। सो इस ट्राइंगल में ट्राइंगल लॉ लगा के आप देख सकते हैं वेक्टर एम एन प्लस वेक्टर एन ओ शुड बी इज इक्वल टू वेक्टर एम ओ। दो वेक्टर सेम ऑर्डर में ट्राइंगल से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, तो ट्राइंगल की थर्ड साइड ऑपोजिट ऑर्डर में उन दोनों का रिजल्टेंट होगी। ये हम लोगों ने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ा हुआ है। बट वेक्टर एम एन क्या है? वेक्टर ए
मान लीजिए ये साइड वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करती है और ये साइड वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करती है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू एम ओ वेक्टर हो गया। अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी है, इसको आप यहाँ रख सकते हैं, दैट मीन्स माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एम ओ वेक्टर हो गया। दैट मीन्स सी वेक्टर माइनस एम ओ वेक्टर हो गया। दैट मीन्स सी वेक्टर प्लस ओ एम वेक्टर हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम किसी वेक्टर का नेगेटिव लेते हैं तो उस वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है पूरा 180 डिग्री पर। तो ये जो मेरा वेक्टर पहले एम ओ था उसको मैंने माइनस किया तो वो मेरा ओ एम हो जाएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं समझ में आ रही है? इसको ध्यान से देखो, अगर ये लाइन समझ नहीं आ रही तो एक स्टेप और समझ लीजिए। इसके बाद सी वेक्टर इसको मैं माइनस लिखता हूँ और एम ओ वेक्टर को मैं ओ एम वेक्टर लिखता हूँ, तो यहाँ पे मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एम ओ वेक्टर और ओ एम वेक्टर इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शंस हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हैं। कैसे वेक्टर्स हैं? नेगेटिव। तो आप एम ओ वेक्टर को माइनस ओ एम लिख सकते हो और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका मतलब आपको सी वेक्टर प्लस ओ एम वेक्टर मिल गया। आ रही बात समझ में? मतलब अगर मैं एम ओ की डायरेक्शन ओ एम कर देता हूं इस डायरेक्शन में, तो आप इसको सी वेक्टर बोल सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? इन दैट केस व्हाट यू आर लुकिंग दैट वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी ऑल बिकम इन द सेम ऑर्डर। इसका मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 होगा इफ all these can be represented by the three sides of the triangle taken in same order. This is very important. Taken in same order. तीनों वेक्टर्स का सम 0 है और वो एक ट्राइंगल की साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, लेकिन सब सेम ऑर्डर में हैं। टेल टिप टेल टिप टेल टिप, एक ही ऑर्डर में। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास इस तरह से वेक्टर्स आ जाते हैं, ये वेक्टर 1, ये वेक्टर 2, ये वेक्टर 3, ये वेक्टर 1, ये वेक्टर 2, ये वेक्टर 3, तो इन तीनों वेक्टर का सम इक्वल टू वेक्टर 0 या 0 वेक्टर होगा। आई बात समझ में? अगर तीनों सेम हो जाते एक ही ऑर्डर में, ठीक है। अब ये कंडीशन केवल 3 वेक्टर्स पर अप्लाई नहीं होती, बट इट एक्सटेंड टू नंबर ऑफ वेक्टर्स। कैसे? लेट अस सपोज दैट वी हैव 5 वेक्टर्स। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, 5 लेने हैं, 4 ही हुए, एक और ले लो। वेक्टर ई इज इक्वल टू 0 है, तो 1 2 3 4 5 वेक्टर्स का सम 0 है। इसका मतलब ये 5 वेक्टर एक 5 साइड वाली पॉलीगन दैट इज पेंटागन के पांचों साइड से रिप्रेजेंट होने चाहिए और सेम ऑर्डर में होने चाहिए। मतलब अगर ये पहली साइड है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये फोर्थ है, तो ये आपकी लास्ट साइड होगी। और ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है,
और ये वेक्टर ई है। अगर ये सारे वेक्टर इस पेंटागन से ऑल साइड्स में रिप्रेजेंट किए जा सकें बट टेकन इन सेम ऑर्डर, देखिए ऑर्डर कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है, आउट ऑफ ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, ऑपोजिट ऑर्डर वेक्टर्स नहीं आ रहे हैं। जहाँ एक वेक्टर का टिप खत्म होता है वहाँ से दूसरे का टेल स्टार्ट होता है, टिप टेल टिप टेल टिप टेल टिप टेल। कहीं पर भी टिप टिप या टेल टेल मैच नहीं हो रही हैं, इसका मतलब ये सारे वेक्टर एक ही ऑर्डर में है, तो इन सब का जो सम है वो बच्चों क्या होगा, 0 वेक्टर होगा। इज इट ओके? सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर 0 रिजल्टेंट ऑफ नंबर ऑफ वेक्टर्स? कंडीशन क्या हो जाती है कि द रिजल्टेंट ऑफ नंबर ऑफ वेक्टर्स इज 0 if they can be represented by the sides of the polygon taken in a same order। क्या है देखिए, लिख दिया। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि what is the condition for a 0 resultant of number of vectors, that all such vectors should be representable by the sides of a closed polygon taken in same order। So that's all for this lecture. Have a nice time. Take care, my dear students.